तो इसमें लगाइए लघु मानचित्र दिखाए गए हैं और इसमें शीर्ष स्तर चार तीरों पर दर्शाते हैं, चार दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर घड़ी की कांटे दिशा में घूमते हुए पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्र में ऊ से जो ऊ साइन होता है तो उसको अक्षर से इंगित तीर का उत्तर की ओर अक्षर का तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है, मैं बताता है। आइए इसमें अगला आता है, आइए पता लगाएं। लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए कि जो नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, संग्रहालय बैंक के दक्षिण में है, तो ये झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। अपने विद्यालय को प्रारंभ बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में इंगित है? अपने शिक्षक और माता पिता से साझा कीजिए। प्रत्येक चिन्ह मानचित्र का एक और महत्वपूर्ण घटक होता है। क्या होता है? प्रत्येक चिन्ह एक और महत्वपूर्ण घटक होता है और हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों को लघु आरेख या ड्राइंग्स है। लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों को रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकार जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रत्येक चिन्ह इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान होते हैं और अनेक विवरण दिए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ताओं मानचित्र को अधिक सरलता से समझें। इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्ह के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। इनमें से कुछ निश्चित चिन्हों को पृष्ठ 1.1 या 1.2 दर्शाया गया है। आइए पता लगाएं। आपने विद्यालय कुछ अन्य महत्वपूर्ण चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न है कि आपने या अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चिन्हों का सहित अपने स्थान पर अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। ठीक है, और इसमें रेलवे लाइंस का ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये ऐसा होता है। ठीक है, राज्य सरकार और सड़कें पक्की कच्ची ऐसे होती हैं और सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला ऐसा होता है ये। ठीक है, और नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु ऐसे होते हैं इस तरफ। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी ये सब होते हैं। डाकघर, पोस्ट ऑफिस और डाक टेलीग्राफ कार्यालय का पीटीओ होता है और पुलिस स्टेशन पीएस लिखा रहता है शॉर्ट में। ठीक है, डाकघर क्या होता है? पीओ शॉर्ट, और टेलीग्राम कार्यालय का होता है पीटीओ, पोस्ट टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस, और पुलिस स्टेशन का P4 प्लस एस पर स्टेशन होता है। बस्तियां, कब्रिस्तान। ठीक है, ये है। मानचित्रों को वृक्ष, घास, ये वृक्ष और घास के साइंस हैं, इंडिकेटर्स। इसको इसी तरह से मैप में इनको दर्शाया जाता है। अगला आता है, अब पढ़ेंगे हम पृथ्वी का मानचित्र। पृथ्वी का मानचित्र कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, अंडाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे,
कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा छात्र ये हो गया। पृथ्वी का मानचित्र अभी तो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कैसी है हमारी पृथ्वी होती है ना, जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और हम इसे व्यावहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे, परंतु कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथागत इसको चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। आप पाएंगे किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते हैं। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। एक गोलाकार मानचित्र अपितु धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती हैं। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी की के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसे दोस्तों क्या समझे, ऐसे समझिए पृथ्वी होता है ना, भूगोल ग्लोब होता है ना, पृथ्वी के समान ही होता है। ठीक है, पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए ग्लोब जैसे समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी ग्लोब का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आइए इसकी कुछ विशेषताओं को पता करते हैं। ठीक है, इसमें बताया आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये बच्चे इसको देख रहे हैं ग्लोब को, काका ये इसमें बताया। समाज का अध्ययन, ठीक है, निर्देशांक को समझना, मतलब किसी इंडिकेटर को कैसे समझ सकते हैं ये भी जान सकते हैं। और किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्ति समान आकार की दुकान है। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन इसका मित्र नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। आप उसे इस प्रकार का निर्देशांक देंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझसे मिलना। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। आप शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर का से जा तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा घा 2 से
घा 4 की ओर आगे बढ़ा, घा 2 से घा 4 की ओर आगे बढ़ा। और आगे क्या लिखा है, आइए पता लगाएं। यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो तो और उसी विधि से प्रत्युत्तर होना, तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए। इन दोनों उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इनके दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र प्रणाली के वर्ग किया जाता है। आइए देखें कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। अक्षांश, अब आगे बात होते हैं अक्षांश की। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को पहचान पकड़ना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु को ध्रुव है। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चित्रित करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। और आगे आप इस यात्रा के किसी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर कार्य करती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश, जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है, खींची जाती और जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश का पता कौन पटा मुँह नहीं बताओ, आओ गिरा देंगे। अक्षांश समांतर कहा जाता है और पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल और कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा इंगित किए गए वृत्त छोटे 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 जाते हैं। अक्षांशों को अंशों या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। अक्षांशों को डिग्री में, अंशों या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश में 90 अंश और उत्तर 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध क्या होता है? अक्षांश और जलवायु के बीच संबंध, मतलब कि अक्षांश और जलवायु के बीच में एक संबंध भी होता है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु समानता गर्म होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा के चारों ओर भूमध्य रेखा होती है, उसके चारों ओर क्या होती है? जलवायु कैसे होती है? हमारी क्लाइमेट जो जलवायु कैसे होती है? गर्म होती है, मतलब उष्ण होती है, हीटेड होते हैं। इसे उष्ण भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से, मतलब इसको जो मेन लाइन होती है उससे दूर जाते हैं, जैसे दूर जाते हैं तो ध्रुवों से किसी और यात्रा करते हैं। ध्रुवों में से किसी एक की ओर आगे यात्रा करते हैं तो अक्षांश डिग्री बढ़ती जाती है। तो अक्षांश की डिग्री कैसी है कि बढ़ती जाती है और जलवायु ठंडी होती है, शीतोष्ण हो जाती है। कैसे होती है? शीतोष्ण होती जाती है, ठीक है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी हम एक वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। ठीक है, ये पढ़ा आपने और आगे बढ़ेंगे। अक्षांश लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? प्रमुख से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री संख्या होते हैं, ये पढ़ा। अब है अक्षांश जलवायु के बीच संबंध क्या होता है कि भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु कैसे गर्म होती है और जैसे ही हम आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जलवायु कैसे हो जाती है? ठंडी होती जाती है, मतलब शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव से निकट जलवायु शीत ठंडी होती है। उत्तर या
दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु कैसे होती है? शीत हो जाए, ठंडी होती है। कैसे होती है? ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये भी एक वर्ष की समाप्ति विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। ठीक है। एक है हमारा उत्तर ध्रुव है। क्या है? उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी है, 90 अंश उत्तर है। फिर यहाँ से ये चली कहाँ? उत्तर 30 डिग्री दक्षिण। ये कितना है? हाँ, 30 डिग्री दक्षिण है। मुँह नहीं पता नहीं, ये बताओ, ये बोल दिया ना। यूरोप, यूरोप है, एशिया है। अपना अपना देश कौन से पे है? अपना देश आप आपसे पूछ सकते हैं कि जी हमारा देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। ये इतने महाद्वीप होते हैं। उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रमुख यामी उत्तर है। इसमें प्रमुख यामी उत्तर लाइन्स हैं। ये 30 डिग्री उत्तर है, 60 डिग्री उत्तर। 30, 60 और 90 कितने का अंतर है? 0, 0, 30, 30 ऐसे मतलब 30, 60, 30, 60। ये 30 है। यहाँ से 0 से 30 डिग्री, 60 डिग्री। 7 ये पश्चिम में, 30, 30 पूर्वी। ये यहाँ से क्या आता है? पूर्व। यहाँ से पश्चिम, यहाँ से पूर्व, और उत्तर दक्षिण। कितने का? 60 डिग्री है। यहाँ से 60, 90, 30। ठीक है, ये मैप में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना। और इसमें क्या है? उत्तर दिख रहा है ना, उत्तरी ध्रुव ना, जो 90 अंश उत्तरी है। और यहाँ पे दिख रहा है दक्षिण 30 डिग्री। 0 से ये उत्तरी हो जाते हैं। यहाँ से 30 से 60 और 60। ये अमेरिका, अफ्रीका, भूमध्य रेखा, विषुवत व्रत। ये भूमध्य रेखा विषुवत व्रत है। ठीक है। और यह प्रमुख यामोत्तर लाइन है, प्रमुख ग्रीनविच लाइन्स, प्रमुख यामोत्तर लाइन। उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी 90 पे होता है। ये सभी दक्षिणी भी, पूर्वी और दक्षिण कैसे होते हैं? ये 90 पे होते हैं। उत्तरी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। यह ग्लोब अक्षांशों के समांतर और यह ग्लोब अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के यामोत्तर को बताता है। ये कल्पना कीजिए कि आप समग्र सर्वाधिक छोटी रेखा पर एक उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का आप अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय मन के बता रहे हैं कि यूरोप अफ्रीका जाने के लिए ग्लोब आप पाएंगे यूरोप और अफ्रीका की मार्ग से जाने की जगह आप एशिया की मार्ग से यूरोप, एशिया की मार्ग सकते हैं, और अफ्रीका। ठीक है। फिर और आगे यूरोप एक समान हो गए। इन रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जो चित्र 1.3 में कहा जाता है। ये अर्धवृत्त है। कैसा? ये अर्धवृत्त सेमी सर्कल है, जो एक ध्रुव की ओर, जो एक ध्रुव की से दूसरे ध्रुव की ओर जाते हैं। ठीक है। आप विज्ञान में सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आप विज्ञान में सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए। समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए। आप कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है। एक लैंप क्या है?
एक सूर्य, एक मोमबत्ती रखो या कुछ रखो, ठीक है, एक लाइट वगैरह जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रही है, जो क्या है, एक सूर्य की तरह इसको समझो, जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर, ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातः काल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न और सायं या रात्रि है। अन्य स्थानों पर मध्याह्न है, मन का मध्याह्न समय, और सायं है, रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देशों में मध्याह्न का भोजन का समय भी होता है, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि का भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये किसका अंतर है? ये हमारे सूर्य का और मध्याह्न इसमें जो इंक्लाइन होता है, ठीक है, हमारे ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर होते हैं। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। इसी कारण एक स्थान से देशांतर के इसी कारण एक स्थान से देशांतर को समय, अब दूसरे स्थान को समय भी मापेंगे। आइए देखें कि कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर कुछ प्रश्न नंबर 14 पर चित्र 1.3 का है। कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी क्या होते हैं? देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर मेरिडियंस मेरिडियंस एक याम्योत्तर होता है जो बिंदु को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर से कहते हैं, मीन लाइन्स विच भी कहते हैं, मीन मेरिडियंस भी कहते हैं। क्योंकि वर्ष 1884 में एक वर्ष समय था, साल 1884 में कुछ देशों ने यह तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक कुछ देशों ने यह तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर मेरिडियंस लाइन प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। माने कुछ 1884 की बात है, साल 1884 में यह तय किया गया या कुछ प्रस्ताव पारित किया गया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र से इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र से ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री के देशांतर के लॉन्गिट्यूड के रूप में अंकित किया जा सकता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, मानो कि आप एक ध्रुवों में से किसी एक की ओर ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं, तो जिस प्रकार अक्षांश माने एल्टीट्यूड भूमध्य रेखा से दूरी एक माप है। क्या है? इस प्रकार अक्षांश एल्टीट्यूड है, भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है। क्या है? दूरी का एक माप है, ठीक है। फिर उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं, ठीक है, यदि अगर भूमध्य करते हैं तो यात्रा करते हैं तो देशांतर, तो लॉन्गिट्यूड प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। तो रेखा साथ करते हैं, यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर लॉन्गिट्यूड प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप होता है। तो इससे दोनों को मानकर हम मापते हैं, ठीक है। यदि हम ध्रुवों में किसी को यात्रा करते हैं तो अक्षांश एक माप होता है। यदि हम भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं, भूमध्य रेखा के साथ साथ क्या आता है, तो यहाँ पे देशांतर लॉन्गिट्यूड एक माप का, देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का माप है, ठीक है, इनको मापते हैं। अब देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। देशांतर क्या होता है? लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मैप किया, इसको डिग्री में मैप किया जाता है, ओके, डिग्री में मेजर किया जाता है। पश्चिम से आप जाते पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 तक और बढ़ता है। क्या हो इसमें? देशांतर का प्रमुख माप होता है ना, तो वह पश्चिम से या वैसे वेस्टर्न से या वेस्ट या ईस्ट की ओर 0 से 180 तक बढ़ता है। इसमें पश्चिम के लिए पा,
तथा पूर्व के लिए पू और वर्णों पू से वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। ठीक है, पूर्णांक उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व है और टोक्यो का 140 पूर्व है, 140 डिग्री पूर्व है। ध्यान रहे, जैसा कि आप देशांतर के यामात्र ग्लोब पर देख सकते हैं, जैसा कि आप देशांतर के यामात्र को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है, इसलिए एक देशांतर को या निर्देशांतर को पा या पू ना लिखकर 180 ही लिखा जाता है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान को अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। अक्षांश के लिए क्या होता है? अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली में 29 डिग्री उत्तरी 29 अंश उत्तरी अक्षांश और 77 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दिल्ली स्थान है, बात कर रहे हैं तुम। तो 77 पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भलीभांति समझ सकते हैं, कि यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में लिखी नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामात्र को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक डिग्री बनाती हैं। क्या बनाती है? डिग्री बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। माने कि पृष्ठ 14 पर 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामात्र को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक डिग्री बनाती है, जिन्हें ग्रिड रेखा भी कहा जाता है। आइए पता लगाएं। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली स्पष्ट रूप से अक्षांश है, मान के जो कक्षा 6 में आपकी कक्षा में ग्लोब मानचित्रावली स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित है, तो 1 मुंबई, 2 कोलकाता, 3 सिंगापुर, 4 पेरिस के अक्षांश देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए। मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस के अक्षांश देशांतर के लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड को लगभग इसमें मान मेजरमेंट करके लिखिए। ग्रीनिच यामात्र इसे क्या बोलते हैं? देखो मैप में दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं ग्रीनिच यामात्र। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनिच यामात्र। इसे बोलते हैं, लिखा है भूमध्य रेखा। और इसे पश्चिमी गोलार्ध, इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो इसको क्या सेकंड चित्र में क्या दिख रहा है? दूसरी चित्र में पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये गोलार्ध होते हैं। ठीक है, अगला है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है, और दक्षिणी गोलार्ध ये होता है। ठीक है, जब यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख के यामात्र पृथ्वी को पश्चिम की ओर गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित है। भूमध्य कैसे उत्तरी मान के जो है ना ग्रीनिच यामात्र पृथ्वी पश्चिम गोलार्ध और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, और जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में है। वगैरह कोई है। ध्यान रखें, वास्तव में ग्रीनिच यामात्र पहली ज्ञात प्रमुख यामात्र रेखा नहीं है। वास्तव में ग्रीनिच है ना, वो
ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे और वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी। इसे मध्य रेखा कहा जाता था और यह उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। ठीक है। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक उज्जैन एक अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद बारामेहर भी यहाँ रहे हैं। 1500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है बच्चों। प्रसिद्ध खगोलविद बारामेहर भी यहाँ रहे हैं और अपना कार्य किया है। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया है। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं जबकि अन्य कुछ दूरी पर भी हैं। रुक जा नहीं है। ठीक है उसमें एप्लीकेशन ठीक है। 75.8 अंश पूर्वी रोहतक कुरुक्षेत्र और दिल्ली मालबंगरा नगर उज्जैन महेश्वर कोलकाता और मुंबई बेंगलुरु चेन्नई प्राचीन नगर आधुनिक नगर चेन्नई बेंगलुरु प्राचीन नगर जाएंगे और कुरुक्षेत्र है और रोहतक है मालाबंगरा नगर उज्जैनी महेश्वर। कन्याकुमारी उज्जैनी प्रमुख याम्योत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। वृत्त से अंकित किए गए नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। इस याम्योत्तर पर नगरों के आधुनिक नाम उनके प्राचीन नामों के साथ दिए गए हैं। ये खाली मैप है। समय चित्र टाइम जोन को समझना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र अक्षांशों ये मैप है। 80 70 पूर्वी 80 पूर्वी और 90 पूर्वी 30 उत्तरी 20 10 उत्तरी 20 उत्तरी 30 उत्तरी तक 30 उत्तरी 10 80 पूर्वी 90 पूर्वी ये मैप है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांश और देशांतर के बीच याम्योत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी तक फैला हुआ है और यह देशांतर लगभग 68 अंश पूर्व से 97 अंश पूर्व तक फैला हुआ है। 2 रंगों में दर्शाया गया है। अब है समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना। ठीक है, नया बिंदु है आपके लिए टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर घुमाइए। इसको टर्न कीजिए, मूव कीजिए। इसी प्रकार से हमारा यह पृथ्वी धुरी पर चक्कर लगाती है पश्चिम पूर्व की ओर। प्रत्येक 24 घंटे में कितनी आ रही होती है उन्हें
तू ही तो है वो सब कारण जो हम जैसा भाई के। इसी प्रकार हमारा पृथ्वी चक्कर लगाता है, प्रत्येक 24 घंटे में चक्कर पूरा होता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है। एक पूरा चक्कर क्या है? 360 डिग्री है। अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री घूमती है। 15 चौको ये 15 30 और 360, मतलब प्रति घंटा 15 डिग्री। एक पूरा चक्कर 300 डिग्री, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है। अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा पृथ्वी 15 डिग्री या 15 अंश घूम जाती है। कितना घूमती है? 15 अंश घूम जाती है। 24 घंटा पर गुणा कर देंगे 360 हो जाते हैं। अब प्रत्येक 15 अंश पर देशांतर के अंतर को मत कीजिए। प्रत्येक 15 अंश पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 से 15, 30, 45 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हैं, 15 अंश जोड़ते जाते हैं और 180 हो जाते हैं। 180 तक हो जाते हैं तो यदि हम ग्रीनिच पर पहुंच जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 180 जब हो जाते हैं तो हम 180 डिग्री पूर्व तक पहुंच जाते हैं यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न हो जाते हैं। माने कि यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जोड़ा जाता है। प्रत्येक 15 डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक 15 डिग्री घूम जाती है तो एक याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है। ये पूर्व होता है मतलब उत्तर से पूर्व से। यदि ये 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर हो जाता है ना, 15 डिग्री पूर्व मध्य एक दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 पूर्व दोपहर 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे ना तो इसके विपरीत होता है। उदाहरणतः यदि 15 पश्चिम जाएंगे तो 15 डिग्री मान के 15 डिग्री अंश से या पश्चिम स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है। उदाहरणतः यदि 15 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो स्थानीय समय कितना होगा? 11 बजे का। 30 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 10 बजे का। उदाहरणतः यदि 15 डिग्री पश्चिम का स्थानीय समय कैसे होगा? 11 बजेंगे। और 30 होगा तो 10 बजेंगे। और इसी क्रम में घटते जाता है। ये अगला ये टेबल भी दिख रही है। 9 पूर्वाग्रह, 9 बजे पूर्वाग्रह, 10 पूर्वाग्रह, तो 11 पूर्वाग्रह मध्याह्न। और 9 बजे 9 पूर्वाग्रह पास्ट, आफ्टर, पीएम। कितने समय होता है? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये तो समय होता है 15-15 का होता है। 45 डिग्री 9 बजते हैं तो 45 पे होते हैं। 45 पश्चिम, 30 पश्चिम, 15 पश्चिम, 0, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 पश्चिम पूर्व। पश्चिम पूर्व की बढ़ते पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो दिन घंटे बढ़ेंगे, और इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो घंटे घटेंगे। ओके। ठीक है।
और एक दिन एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र, एक पोरबंदर मन गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है, सुनो ध्यान से, तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि भैया असम में सूर्यास्त हो गया, असम में सूर्यास्त हो गया, असम में क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया है। कर दो। पानी पी लिया, हाइड्रेट हो गए। हाँ, आप भी हाइड्रेटेड रहो। तो सुन ध्यान से कि असम में सूर्यास्त हो गया है। किसने कहा? तिनसुकिया वाले मित्र ने कहा कि भैया असम में तो सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है। जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता, भैया यहाँ पे तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों है। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। संकेत पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर 30 के अंतर का विचार कीजिए। कितना है? 30 के अंतर का विचार कीजिए और इसके बाद आप उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान से स्थानीय समय की गणना करने का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामी उत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनिच से ग्रीनिच मीन टाइम या GMT कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे इसका भारतीय मानक समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं, संक्षिप्त में बोलते हैं IST, और इसको ग्रीनिच को बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रीनिच मीन टाइम या GMT, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GMT। इसका फुल फॉर्म होता है G फॉर ग्रीनिच, M फॉर मीन और T फॉर टाइम। लिखा जाता है। स्थान समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। कहाँ से होता है? उसके स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। आइए पता लगाना है, इसको भी देख लेते हैं। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। गुजरात और असम में बैठे मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं, जो स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को अगला है, यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 अंश के क्षेत्र चित्र 1.7 का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र चित्र 1.8 पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को, टाइम जोन को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक देश के एवरी कंट्रीज इंडियन जो उसका मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़े गए यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाए यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, ये एक मैप है ग्रीन, जिसमें होता है ग्रीनलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रशांत 10 घटाना है,
10 घटाना है, 12 जोड़ना है, 11 घटाना है। इंग्लैंड में 0 है, यूरोप 0, ये सब 0 0 हैं। भारत का क्या है? भारत का 5.5 घंटा क्या है? ये आंग है। ठीक है, 5.5 घंटे प्लस करना है। कहाँ से प्लस करना है? 8 घंटे प्लस करना है, ये सभी प्लस करना है। ठीक है, ये दिख रहा है प्रशांत महासागर है, इसमें 10 प्लस करना है। ऑस्ट्रेलिया 9.5 घंटा प्लस करना है। और इसमें ये तो कुछ टाइम है, तो कुछ इसमें प्लस करना है। ये लिस्ट है, आप देख लीजिए इसमें, और आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं अगर वो जो NCERT पढ़ते होंगे तो। ये भी सबसे अच्छा है, सामाजिक विज्ञान। कुछ देशों के मानक समय GMT समय में कुदरती क्षेत्र का विश्व मानचित्र। ध्यान रखें कि दर्शाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अनुमानित है, स्टैटिक नहीं है। ध्यान रखें, एक स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता है। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं, मतलब 6 टाइम जोन्स हैं। रूस में 11 समय जोन्स हैं, मतलब टाइम जोन्स हैं। इसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। इसी प्रकार चित्र 1.1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामी उत्तर, जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 अंश देशांतर पर, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन्स कहा जाता है। जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि 12 प्लस और 12 माइनस इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की स्थिति में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप परिवर्तन नहीं करते हैं, पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं, तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 अंश के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है कितना जोड़ना है कितना घटाना है एक मैप में। ये अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र GMT के संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो समझने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूर दिशा और प्रतीक चिन्ह है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति, इसको अक्षांशों देशांतों का एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की यह सदा से सही प्रदर्शित किया जा सकता है। देशांतर के समय निर्धारित किया जाता है, समय और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यामी उत्तर लगभग 180 के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना। इस पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के सर में 5 सेंटीमीटर या 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत, मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है
तो उसी समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, ऐसा क्यों? हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? ये सभी प्रश्न है। ठीक है, ये कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान है। इसका अध्ययन किया संपूर्ण परिचय समाज विज्ञान क्यों? देखो, ये समाज का अध्ययन और भारत उसके आगे, इसका पृथ्वी की स्थिति हमने फर्स्ट इसका अध्याय 1 का अध्ययन किया। उसी में अब आगे इसको पढ़ेंगे, अध्याय 2 महासागर एवं द्वीप। ठीक है दोस्तों, इसी प्ले देखो इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।